हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। वीडियो स्टार्ट करूं मैं उससे पहले मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको मुझे बस इतना बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आखिर हमारे यहाँ पे भारत देश के अंदर, अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे यहाँ पे जो अपेक्स बैंक है उसका क्या नाम है। मतलब कि जिसके अंदर सारी बैंक आती हैं उस बैंक का क्या नाम है। ओके, बस आपको इतना सा जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपको मुझे बतानी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज है 17 नवंबर। आज हमारे पास 3 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट के बारे में, क्या होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप लोगों को समझ में अगर ये एक बार आ गया तो ये आप मान लीजिए कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है, आप लोगों को मजा आए, मुझे काफी अच्छा लगा था तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जरूर। अगला आर्टिकल दोस्तों हमारा होने वाला है, यहाँ पे होगा पटन पटोला करके, जो कि गुजरात में बहुत एंशियंट वेव है दोस्तों। बहुत आप कह सकते हैं ये पुरानी हमारी कल्चर, बेसिकली हमारा कल्चर है, बहुत अच्छा है ये। ओके, तो अभी क्या हुआ है, हमारे जो मोदी जी हैं इन्होंने जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें गिफ्ट में दिया है, तो वो हम देखने वाले हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ये सब। एंड लास्ट में दोस्तों हमारा आर्टिकल रहने वाला है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी इवेल्यूशन की बात करी जा रही है। क्यों करी जा रही है? क्योंकि यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कांग्रेस है, कांग्रेस के रूल यहाँ पे 2 राज्य हैं आपके, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पे उन्होंने आप कह सकते हैं स्विच कर दिया है टू दी ओल्ड पेंशन स्कीम। नई वाली को हटा के उन्होंने दोबारा से पुरानी वाली कर दी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो आप पार्टी है इसने भी कहा है कि पंजाब में भी वो ऐसा कर सकती है। क्या बोला जा रहा है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ये बैड पॉलिटिक्स का आप कह सकते हैं शुरुआत रहने वाली है, और कहीं ना कहीं दोबारा से जो बैड पॉलिटिक्स वाली चीजें हैं वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत आराम से वीडियो को लेते हुए जाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको सही से समझाऊंगा। कोई अगर आपको डाउट होता है तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। अब स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले बता दूं कि 24 नवंबर से आप लोगों के लिए यहाँ पे जो आरंभ बैच है दोस्तों ये चालू हो गया। 2 बैच हैं आपके, एक है आपका आरंभ, एक है आपका एक्सपीडिशन बैच। दोनों ही बैचेज 2024 के लिए है। आप लोग अभी जाइए इस पे जाके आप कह सकते हैं एनरोल कीजिए, आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। 24 नवंबर डेट, ध्यान से अभी जाके एनरोल कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। आपके टॉप एजुकेटर जो कि आपके हमारे भारत देश के जो टॉप एजुकेटर हैं ये यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे। ओके, साथ ही 24 नंबर वालों के लिए आप लोग को ऑफर भी मिल रहा है, तो आप लोग इसका फायदा भी जरूर उठाइएगा। 0% की ईएमआई अवेलेबल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक साथ पैसा नहीं हो पा रहा है अरेंज, कोई बात नहीं, आप लोग मंथली भी दे सकते हैं। 28 नवंबर तक ऑफर वैलिड है सी सेट के लिए। ईपीएफओ की जो क्लासेस हैं दोस्तों ये भी लाइव हो चुकी हैं, तो इसका भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं एनरोल करके। यहाँ पे 20 नवंबर सुबह 11 बजे रहने वाला है आपका यूपीएससी सीएससी का जीएस कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप आपको मिल रही होगी, तो आप लोग यहाँ पे जाके एनरोल कीजिए खुद को। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, इसका फायदा आप लोग उठाइएगा। और हमारा कंप्लीट ऐप है दोस्तों ये भी लॉन्च हो गया है, जहाँ पे आप लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये भी जीत सकते हैं। अब बात करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करें चलिए चालू करते हैं वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट के बारे में। वोस्त्रो क्या है दोस्तों उसको डिस्कस करूं मैं, क्या है वोस्त्रो क्या है नोस्त्रो। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं। क्या हुआ है, ट्यूसडे को बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 9 वोस्त्रो स्पेशल अकाउंट्स को। ये आप कह सकते हैं ओपन कर जाएंगे भारत के 2 बैंक्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों बैंक्स को यहाँ परमिशन मिल गई है आरबीआई की तरफ से कि वो ट्रेड कर सकते हैं रुपीज़ में। वो भी कैसे, जैसे आपको पता है कि जो सैंक्शन लगा हुआ था रशिया पे, वो जब आप कह सकते हैं हटाया जाएगा तो उसको वेस्ट के साथ डील करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमें वोस्त्रो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए भारत देश की तरफ से यहाँ पे 9 स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट खोले गए हैं। ये कॉन्टेस्ट है, ये हुआ है भारत देश के अंदर। क्यों, क्या होता है ये? देखिए वोस्त्रो अकाउंट अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक तरीके से 2 देश होते हैं। मान लीजिए 2 देश हैं, एक भारत है, एक आप लोग मान लीजिए दूसरा आपका यूएस। ओके, तो ये आपके 2 देश हो गए, एक हो गया भारत, एक हो गया आपका यूएस। ओके, देखिए जो भी डोमेस्टिक बैंक, डोमेस्टिक क्या मतलब क्या होता है, घर का, तो जो भी डोमेस्टिक बैंक फॉरेन बैंक को, यहां पे आप कह सकते हैं जो फॉरेन बैंक है मतलब कि दूसरे देश का, उसके लिए अपने बैंक में डोमेस्टिक करेंसी में अगर पैसा संभाल के रखता है तो आप कहेंगे कि वो वोस्त्रो अकाउंट है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझिए। भारत के बैंक के अंदर यूएस का पैसा अगर आ रहा है लेकिन करेंसी डॉलर में नहीं है, करेंसी किस में है, रुपये में है, तो हम कहेंगे ये वाला जो बैंक है भारत देश में ये है वोस्त्रो। ओके, तो ये बात है। अब यही बैंक अगर दूसरे देश में हो गया तो इसे हम कहेंगे नोस्त्रो। इस तरीके से आप लोग समझ जाइए। तो भारत के केस में दोस्तों ये रुपये में रहने वाला है, मतलब कि यूएस का पैसा भारत देश में रुपये के अंदर जिस बैंक में स्टोर किया जाएगा, स्टोर मतलब कि रखा जाएगा, वो हम कहेंगे क्या, वो है आपका वोस्त्रो अकाउंट। तो ठीक है, आरबीआई ने अभी अलाउ किया 2 बैंक। पहला बैंक है आपका इंडसलैंड ओके बैंक, दूसरा है आपका यूको बैंक। इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये ट्रेड जो भी होगी रशिया के साथ, उसकी जो पेमेंट होगी रुपये के अंदर फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगी, उसको वोस्त्रो अकाउंट में रखा जाएगा।
पता चल गया आपको कैसे रहने वाला है। तो जो बेनिफिशियरी रहेंगे दोस्तों इसके, वो अपने पैसे को यहाँ पे जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर वाले दोनों कंट्रीज वाले हैं वो इसमें पैसा रखने वाले हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नॉस्ट्रो अकाउंट बताया मैंने आपको, दो ही तरीके के होते हैं बेसिकली, और जब जहां वॉस्टर की बात होगी वहां नॉस्ट्रो की बात जरूर होगी, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल में समझाया। तो सेम वही है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जैसे कि बताया मैंने आपको। दोबारा से एग्जांपल, यही एग्जांपल है दोस्तों कि अगर भारत का बैंक है, जो कि यहाँ पे आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मैंने सेम बताया आपको, जो मैंने आपको बात बताई है एग्जैक्ट यही है। नॉस्ट्रो क्या मतलब होता है? आर्स, लैटिन वर्ड है। वॉस्टर का मतलब क्या होता है? योर्स। तो ठीक है, आप वर्ड से भी समझ सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है नॉस्ट्रो मतलब हो गया आर्स और वॉस्ट्रो मतलब हो गया योर्स। तो आप लोग इससे भी समझ जाइएगा कि आखिर मीनिंग क्या है। अकाउंट जो भी ओपन किया गया है बाय इंडस और यूको बैंक, वो वॉस्ट्रो में होते हैं। और जो रशिया के बैंक है, जो कि आप कह सकते हैं ओपन कर गए बाय द रशिया, जैसे हो गया सीबर बैंक और वीटीबी बैंक, ये उनके नॉस्ट्रो बैंक हो गए। ओके, तो अकाउंट हो गए बेसिकली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो पैसे रखे जा रहे हैं, लेकिन भारत करेंसी में, और पैसा किसका? यूएस का है, तो वो जिस अकाउंट में रखे जाएंगे वो है आपका वॉस्ट्रो। और यही जो बैंक जो यहाँ पैसा ट्रांसफर कर रहा होगा, ये उनका नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। देखिए 11 जुलाई को जो आरबीआई है, इसने यहाँ पे मैकेनिज्म रखा था कि वो लोग कैसे सेटल करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड को रुपीज़ में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो पाता है दोस्तों, तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड और एम्फोसाइज कर रहे हैं दोस्तों एक्सपोर्ट पे फ्रॉम इंडिया टू सपोर्ट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ दी ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी इन रुपी। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली हमारा पहले से ही था कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेड हो बेसिकली वो रुपी में हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं रुपी की फिर कंडीशन हम लोग को सही देखने को मिल सकती है। ये सारी बातें अभी आप लोग पता है, जब रशिया ने इन्वेड करा यूक्रेन को, उस टाइम पे प्रेशर बढ़ा था बेसिकली। तो उसके बाद दोस्तों अब जब ये चीज़ें सैंक्शन इम्पोज करे गए थे बाय यूएस एंड ईयू, तो उसके बाद हमें यहाँ चीज़ें देखने को मिली और प्रेशर बढ़ा। लेकिन अब जहाँ से आप कह सकते हैं बात आई है, हो सकता है शायद हमें आगे देखने को मिले, तो हमने जो ट्रेड अब हम करने वाले हैं तो वो किस में करेंगे? वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट में, जिससे कि जो हमारी करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी, इसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी। समझ में आ गया? अगला आर्टिकल, पटन पटोला। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल है बेसिकली, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, आप कह सकते हैं जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलिनोई, तो इनको यहाँ पे दुपट्टा दिया था, पटन मतलब पटोला दुपट्टा जो है ये दिया था। और ये दोस्तों भारत में आप कह सकते हैं काफ़ी एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे बता दूं मैं कि टेक्सटाइल वेव्स में से एक है। ट्रेडिशनली दोस्तों गुजरात हिमाचल प्रदेश वाला राज्य जो है वहाँ पे रहता है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारे मोदी जी हैं, इन्होंने जो G20 समिट हुई थी बाली के अंदर, उस टाइम पे इस प्रेजेंट को बेसिकली दिया था इटली के प्राइम मिनिस्टर को। क्या है देखिए दोस्तों, एशियन जो आर्ट है जिसका नाम है आप कह सकते हैं ऑफ डबल इक्ता या फिर पटोला वुलन सिल्क डेट्स में दोस्तों आता है ये इन द 11th सेंचुरी, वहाँ से हमें देखने को मिलता है। जो पटोला फैब्रिक है दोस्तों, ये काफ़ी इक्वल इंटेंसिटी ऑफ कलर्स के साथ, डिज़ाइन के साथ रहता है, और जो क्वालिटी है इसकी ये भी काफ़ी तगड़ी रहती है। हम लोग इसका आप कह सकते हैं जो काम होता है उसको हम लोग नॉट डाइंग के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं बंधानी। तो इस तरीके से आप लोग जान लीजिए कि जो पतन पटोला है ये कहाँ से है, 11th सेंचुरी से हम लोग के भारत देश में चल रहा है, और काफ़ी आप कह सकते हैं हमारे कल्चर में बहुत बड़ा रोल है इसका। देखिए दोस्तों, जो लोग आप कह सकते हैं इन्हें बना रहे होते हैं उन्हें कहते हैं दी साल्वेज। जो लास्ट सर्वाइविंग यहाँ पे प्रैक्टिशनरी था, ओके, वो था आप कह सकते हैं सल्वी फैमिली का ऑफ पतन इन गुजरात। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो साल्वीज हैं, जो फैमिली है वो 7 आप कह सकते हैं 700 ओल्ड फैमिलीज ऑफ पटोला वीवर्स में से रही, जो कि फ्रॉम महाराष्ट्र से आती है, जिन्हें यहाँ पे बुलाया जाता है बाय दी सोलंकी किंग। जो यहाँ पे सोलंकी किंग थे कुमारपाल के द्वारा कि वो पतन में जाके रह जाएं, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। तो उसके बाद वो लोग महाराष्ट्र से आके कहाँ रह गए? गुजरात में रह गए, और अब वहीं पर ये लोग काम कर रहे हैं अपना। अब जो वीविंग प्रोसेस दोस्तों बताऊं उसके बारे में, तो जो पतन पटोला है ये वुलन आप कितने काम है ऑफ प्राइमेटिव हैंड ऑपरेटेड, जो हार्नेस होता है उसके साथ ये काम करते हैं। सब कुछ वुड से बना जाता है, बैम्बू स्ट्रिप्स रहती है उसके अंदर, उसके थ्रू ये बनाया जाता है। ओके, साथ ही जो इसमें यहाँ पे वीविंग इन्वॉल्व रहती है उसके अंदर रैप व्रिफ्ट सिल्क थ्रेड के साथ काम होता है। कॉटन को दोस्तों टाइट किया जाता है, ओके, काफ़ी सारे पोर्शंस में, और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रपोज की जाती है उसकी डिज़ाइन को भी। तो ये भी काफ़ी बड़ा इसका फायदा है। इसके अंदर दोस्तों जो काम करने के बाद भी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो इसके कलर्स रहते हैं वो भी आप कह सकते हैं एक्सपोज नहीं होते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए इसको। तो ये काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं एक अलग इसकी क्वालिटी है, ये बहुत बेनिफिट है इसका, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है, मैं आपको बताऊँ। और जो प्राइस है, अगर प्राइस की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो प्राइस की बताई जा रही है कि इसके स्टार्ट होते हैं 1.5 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक जाता है। तो इतना आप कह सकते हैं पैसा सिर्फ कपड़ों का एक दुपट्टा है दोस्तों, ये इतना पैसे का आपका इतना एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि मेहनत उसमें इतनी ज़्यादा लगती है, और इसमें जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो एकदम बेस्ट क्वालिटी की होती है ये। तो आप लोग मान सकते हैं कि इतना पैसा जो है वर्थ इट रहता है बेसिकली। लेकिन 1.5 लाख रुपए हैं दोस्तों, इतने का खरीदने से अच्छा मैं बताऊँ तो पूरे साल के मेरे कपड़े हो जाएंगे 1.5 लाख में। तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी बातचीत है दोस्तों। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर इंडिया अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहती है तो वो यही हो सकते हैं। हम लोग किसी को आप कह सकते हैं गिफ्ट देने में अपने कल्चर की चीज़ें क्यों नहीं दे रहे। अब हम उन्हें यहाँ पे
कुछ ऐसा देते जो कि आपके दूसरा कल्चर को डिनोट कर रहा होता है, तो ये भी एक तरीके से गिफ्ट दे रहे हैं हम लोग। तो क्यों ना हम ऐसी चीजें दें जो कि हमारे कल्चर को डिनोट कर रहे हैं और लोगों को पता लगे उसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ओके, अब दोस्तों अगला आर्टिकल और बहुत तगड़ा आर्टिकल है ये, इवेल्युएटिंग ओल्ड पेंशन स्कीम। सारी बातें समझेंगे एक एक करके टॉपिक्स वाइज और समझते हुए चलेंगे, डेटा लेते हुए कि डेट इज डेट कि आपको समझ में आएगा सही तरीके से। देखिए, पेंशन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की वो फिक्स है, 50% मिलता है, जो भी उनका लास्ट यहाँ पे डॉन बेसिक पे रहता है उसका। इसका मतलब कि चाहे आप सेंट्रल कर्मचारी हैं, चाहे आप गवर्नमेंट के मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, क्या रहेगा कि जो भी आपकी लास्ट सैलरी है, जो भी आपकी लास्ट सैलरी जहाँ पे आप रिटायर हुए थे, ओके, उसका 50% आपको मिलने वाला है। तो ये पेंशन होती है आपकी बेसिकली। ओके, देखिए अगर मैं बताऊँ आपको, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है या फिर उप्स कहते हैं इसे हम लोग, ओके, ये आप कह सकते हैं लाई गई थी जब यहाँ पर आप कह सकते हैं बेसिकली एग्जिस्ट थी नई पेंशन सिस्टम के बाद से। कब आई नया पेंशन सिस्टम? ये आता है 2004 के अंदर, 1 जनवरी 2004 को यहाँ पे आप कह सकते हैं नया पेंशन आ गया। उससे पहले क्या था मैं बताऊँ आपको, तो 31 दिसंबर 2003 की बात करूँ अगर मैं, तो उस दिन तक कौन सी आपकी स्कीम चल रही थी? ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन उसके बाद से 2004 को यहाँ पे चालू हो गई नई। इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया था डिफाइंड बेनिफिट के साथ इसमें चीज़ें बताई गई थी, और इसलिए इसका नाम भी दिया गया डिफाइंड आप कह सकते हैं बेनिफिट स्कीम, ये थी। अभी दोस्तों बताऊं मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे हम लोग समझते थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। मान लीजिए कि आप रिटायर होते हैं 10,000 की सैलरी पे, एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, 10,000 पे तो रिटायर नहीं होंगे आप, लेकिन अब अगर आप होते हैं तो आपकी पेंशन क्या हो जाएगी? आपकी पेंशन हो जाएगी डायरेक्टली 5,000। अब ये सिर्फ 5,000 नहीं रहती है आपकी, इसमें क्या होता है डीए वीए आपका बढ़ता रहता है हर साल। जो इंक्रीमेंट होते हैं ना, वो इंक्रीमेंट इस सैलरी पे होते रहते हैं आपके, जैसे आपके यूजुअल सैलरी पे होते हैं। अगर आप लोग करते होते वर्किंग कर रहे होते हैं, तो जो आपके यहाँ पे इंक्रीमेंट होते हैं डीए वगैरह के, वो भी होते हैं। लेकिन अब जो डीए इनका कैलकुलेट होता था, वो होता था उनके बेसिक सैलरी के डिपेंड पे। जो यहाँ पे पेंशनरीज थे दोस्तों, उनकी यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इनका भी यहाँ पे डीए कैलकुलेट हो जाता था और वो इंक्रीज भी किया जाता था। अब डीए जो है दोस्तों साल में 2 बार होता है इंक्रीज, एक तो जनवरी में, एक होता है जुलाई के अंदर। 4% का डीए जो है दोस्तों, अगर रिटायरमेंट पे होता है 5,000 पे अगर होता है वो आपका, तो वो हो जाएगा 5,200 एक मंथ में। अभी अगर मैं बताऊं आपको इस टाइम पे एज ऑन डेट, मैं बताऊं आपको जो मिनिमम पेंशन पेड है बाय गवर्नमेंट वो है 9,000 पर महीना, और जो मैक्सिमम है दोस्तों वो रहेगी आपकी 62,500, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली। ओके, अभी ये बता दूं आपको, जो 62,500 है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी है वो आप कह सकते हैं हाईएस्ट पे है 1,25,000 रुपये का। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर ये 1,25,000 किसकी है, कौन है वो व्यक्ति जो कि 1,25,000, कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसकी सैलरी 1,25,000 है। ओके, अब कुछ कंसर्न्स आते हैं इसकी ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड। पहली प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे जो पेंशन लायबिलिटी थी वो अनफंडेड रहती है। इसका मतलब कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो पेंशन कॉर्पोरेट रहता है उसमें से पैसा मिल रहा होता है। ये कॉन्टिन्यूसली दोस्तों ग्रो होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर पेमेंट्स में ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं ग्रो होगा तो गवर्नमेंट को अपना पैसा लगाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो सेंटर थी, ये जो पैसा यहाँ पे पेंशन के लिए देती थी उससे ज़्यादा पैसा जा रहा था। हर साल जितना पैसा आ रहा था उनका, उससे ज़्यादा पैसा जा रहा था पेंशन में। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता कि यहाँ पे पेंशन बढ़ानी पड़ेगी। एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम है ये अनसस्टेनेबल रही। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे पेंशन लाइबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ते जा रहे थे, हर साल लोग बढ़ते जा रहे थे जिन्हें पेंशन मिल रही थी, और सैलरीज थी दोस्तों एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की, वो भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे थे। तो एक तरीके से यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ रही थी कि एक तो वो व्यक्ति हो गए जो कि आप कह सकते हैं पेंशन वाले हैं, फिर उनकी यहाँ पे मेडिकल वाली कंडीशन हेल्थ केयर के लिए हो गया, फिर उनकी यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव्ड है वो उसकी वजह से आई। आप कह सकते हैं लोग यहाँ पे ज़्यादा जीने लगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी कि पेंशन में भी ज़्यादा पैसा लग रहा था। ओके, पिछले आप कह सकते हैं 3 दशकों से बताऊं जो पेंशन लाइबिलिटीज़ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा जंप हो गई। एक रिसर्च हुई थी जहाँ पे आप कहते हैं रिपोर्ट बैठी, वहाँ पे 1990 और आप कहते हैं 91 में जो सेंटर की पेंशन बिल था वो आता है 3,272 करोड़ का। ओके, वहीं 2020 की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये हो गया 3,131 करोड़। तो ये हमें चीज़ें देखने को मिली। अब सेंटर का जंप होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा जंप आता है बेसिकली। अगर मैं बताऊँ आपको, स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों आप कह सकते हैं 1990 और 91 में था इतना 3,171। ओके, 2020 और 21 का अगर मैं डेटा दूं तो आप चौंक जाएंगे, वो 2 लाख हो चुका है, लगभग 2 लाख। किसके लिए? सेंटर के लिए, और स्टेट के लिए हो चुका है 3 लाख करोड़ का, जो कि कुछ हजारों में था दोस्तों वो लाखों में पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा जंप जो है वो पेंशन में हमें देखने को मिला। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या प्लान था, इसको एड्रेस कैसे किया गया? देखिए 1998 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड
एम्पावरमेंट कमीशन ने एक आप कह सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट बैठाया जिसका नाम था ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। बेसिकली दोस्तों ये आ रही थी, एक एक्सपर्ट ग्रुप थे अंडर एस.वी. देव, जो कि आप कहते हैं फॉर्मर चेयरमैन है सेबी के और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। उन्होंने इस रिपोर्ट को जमा करना था, जमा भी करी उन्होंने 2000 को, मतलब जनवरी 2000 को उन्होंने ये रिपोर्ट जमा करी। बेसिकली इस रिपोर्ट का ये तो मतलब नहीं था कि इन्हें पेंशन के बारे में जानना था, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जानना चाहते थे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके जो वर्कर हैं उनके लिए यहाँ पे चेक करना चाहते थे कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि नो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी में आते हैं। तो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए काम था, लेकिन डेटा जब पता चला तो इस पर भी फोकस किया गया। 1991 के सेंसेक्स के नंबर्स को यहाँ पे लिया गया एज अ बेस नंबर और उसके हिसाब से बताया गया कि यहाँ पे जस्ट 3.4 करोड़ लोग हैं जो कि लेस देन 11% है एस्टिमेट टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का हमारे का, वो आप कह सकते हैं आते हैं पोस्ट रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी के साथ। तो ये कम था बेसिकली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ये रिपोर्ट थी उसने यहाँ पे रिकमेंड भी करा था कि जो भी इंडिविजुअल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 तरीके के फंड्स में, कौन कौन से, एक तो हो गया सेफ और एक हो गया बैलेंस्ड और एक है आपका यहाँ पे जो कि पूरे तरीके से आता है ग्रोथ में। सेफ वाला हो गया जहाँ पे आप लोग 10% को आप कह सकते हैं इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, बैलेंस में आ गया 30% इक्विटी हो गया और ग्रोथ में आ गया 50% इक्विटी। तो इस तरीके से जो चलता है ये भी रिकमेंड भी करा गया था। यहाँ बोला गया कि अगर बैलेंस यहाँ पे हमें लगाना है इन्वेस्टमेंट में तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। जो इंडिविजुअल है दोस्तों उसकी यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट होगा जहाँ पे उन्हें एटलीस्ट 500 रुपये तो हर साल यहाँ पे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। 1-1.5 साल बाद दोस्तों इस प्रोजेक्ट के 1-1.5 साल बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन ने सेटअप करा एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप अंडर बी के भट्टाचार्य जी, जिन्होंने आप कह सकते हैं पूरी सिचुएशन को देखा और यहाँ पे उसकी रिपोर्ट भी जमा करी और इन्होंने सजेस्ट करा था हाइब्रिड डिफाइंड बेनिफिट यहाँ पे बात करी गई डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर। टीयर 1 में दोस्तों यहाँ पे रिकमेंड करा गया कि 10% कंट्रीब्यूशन रहेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ओके, टीयर 2 में बताया गया कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है स्पेसिफाइड फॉर एम्प्लॉय, बट एम्प्लॉयर से दोस्तों कंट्रीब्यूशन रहेगा 5% का और ये एक्यूमुलेट कर रहे होंगे फंड को, यहाँ पे जो विड्रॉ करेंगे अपने लमसम को कन्वर्ट कर होंगे अपनी इक्विटी को, तभी वो विड्रॉ कर पाएंगे। इसके अंदर जो इनकम रहेगी वो टैक्स एग्जम्प्ट रहने वाली है। ये रिपोर्ट सबमिट होती है दोस्तों 22 जनवरी 2002 को आप कह सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के फेवर में नहीं आ पाई, ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। अब किस तरीके से न्यू पेंशन स्कीम आती है, देखिए यहाँ तक आपको पता लग गया कि आखिर कैसे यहाँ पे इस प्रॉब्लम तक ये लोग पहुंचे। इन्होंने यहाँ पे 2 आप कह सकते हैं रिपोर्ट बैठाई, 2 यहाँ पे कम्युनिटी बैठी, उन्होंने रिसर्च करी, बेसिकली स्टडी करी पूरी, और ये तब जानते हैं अब किस तरीके से नई पेंशन वाली स्कीम आती है। देखिए न्यू पेंशन स्कीम जो है प्रपोज करी गई थी इसी प्रोजेक्ट के द्वारा, जो आपका यहाँ पे ओसिस प्रोजेक्ट था बेसिकली इसी के द्वारा आती है। ओरिजिनली दोस्तों इसे कंसीडर किया जाता है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओके, पर इसे अडॉप्ट करती है हमारी गवर्नमेंट फॉर इट्स ओन एम्प्लॉय। तो इस तरीके से इन्होंने कहा और इसलिए इन्होंने इसका नाम भी दिया गया था न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, और इसे नोटिफाई किया गया 22 दिसंबर 2003 को। इस तरीके से ये बता दिया गया कि ये रहेगा कि हर एक रिक्रूट जो भी ज्वाइनिंग रही गवर्नमेंट की वो फ्रॉम जनवरी 1 2004 से, तो उन सभी के लिए यहाँ पे क्या होगा कि नई वाली पेंशन स्कीम उन पे इंपोज रहने वाली है। जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा यहाँ पे 10% की बेसिक सैलरी दिया होगा दोस्तों एम्प्लॉय का, जो कि मैच कर रहा होगा कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट टीयर 1 के लिए, ओके। और यही जो कंट्रीब्यूशन ये मैंडेटरी रहेगा। जनवरी 2019 के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंक्रीज किया कंट्रीब्यूशन टू 14% उनकी बेसिक सैलरी से। जो इंडिविजुअल है ये चूज करेंगे रेंज ऑफ स्कीम्स फ्रॉम लो रिस्क टू हाई रिस्क, और पेंशन जो फंड मैनेजर रहेगा वो प्रमोट करेगा बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट कंपनीज में अपने हिसाब से पैसा वो लगाने वाले हैं, जिनसे कि उनका पैसा ग्रो हो। मेन फोकस ग्रोथ पे रखा जा रहा था। इस स्कीम के अंदर जो एनपीएस है ये ऑफर कर रहा होगा 9 पेंशन फंड मैनेजर, जो कि स्पॉन्सर रहेंगे बाय एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा और मैक्स, इनके द्वारा। अब जो रिस्क प्रोफाइल से दोस्तों इनकी वो रहेगी जिस हिसाब से लो से लेकर हाई तक वो रहने वाला है। 10 ईयर का दोस्तों रिटर्न जो रहेगा वो एनपीएस स्कीम के अंदर आता है, और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं फ्लोट करेगी एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई के साथ, जो कि 9.22% से लेकर 5 ईयर के रिटर्न पे देता है। जो रिटर्न है दोस्तों हाई रिस्क स्कीम का वो 15% तक जा सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा लेकिन कि आप लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है, और ये वाइज रहेगा बेसिकली, आप कहते हैं सीरियल वाइज रहने वाला है कि सबसे ज़्यादा पैसा इसमें 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 इस तरीके से, ओके। ये बातें यहाँ पे बताएगी, और 14% यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला था, ये भी बताया गया। अब 8 साल के बाद दोस्तों यहाँ पे जो एनपीएस है ये बिल्ड होता है एक रोबस्ट सब्सक्राइबर बेस के साथ, जहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी सारे लोग इसके अंदर आ गए। अक्टूबर 31 2022 में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 23,32,000 लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे लगभग यहाँ पे 58,99,000 लोग सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बड़ा ये नंबर है, और ये नंबर दोस्तों कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी बढ़ चुका था। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर दोस्तों यहाँ पे लगभग 15,92,000
1000 जो लोग हैं ये इसके अंदर आते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी इसके अंदर आ रहे होते हैं जिन्हें यहाँ पे चाहिए होता है, जो कि आप कह सकते हैं हो गए थे 25 लाख तक। तो ये आप कह सकते हैं बात बहुत बड़ी बढ़ गई। और इसके अंदर दोस्तों अगर मैं सबका पैसा जोड़ के आपको बताऊं तो यहाँ पे आते हैं 7,94,870 करोड़ का रुपए एज ऑन 31 अक्टूबर 2022 के हिसाब से। तो ये आप मान सकते हैं कि इतना सारा पैसा जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया गया। अब एनडीए गवर्नमेंट दोस्तों एनपीएस को लेके आती है 2003 में, लेकिन क्या होता है जब 2004 के अंदर यूपी गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है, जैसी नई गवर्नमेंट बैठी यहाँ पे कांग्रेस आते हैं, उन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म्स ले आए। 21 मार्च 2005 को यूपीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया बिल लोकसभा के अंदर कि वो यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ आएगी जिसका नाम रहेगा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेट करेगी फॉर एनपीएस। ये बात ये लेके आते हैं। कमेटी यहाँ पे जुलाई 2005 को एक रिपोर्ट दिखाती है, न्यू गवर्नमेंट रूटेड फॉर द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन फीचर ऑफ एनपीएस। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये कहीं ना कहीं डिपोज करते हैं कि ये बेस्ट टाइम है इंडिया के लिए कि वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करे एक सिस्टम फॉर पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर। और ये काम अगर होता है तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि एक यंग वर्किंग जो पॉपुलेशन है ये भर के आई थी, और यहाँ पे आप कह सकते हैं उनके अगर पेंशन की जब तक उनकी आएगी वो लोग पेंशन लेने वाले बन जाएंगे, तब तक हम काफ़ी सारा पैसा जो है वो उनके लिए इकट्ठा कर लेंगे। बेसिकली उनका पैसा पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही होगी, फिर वही पैसा उन्हें एज अ पेंशन उन्हें मिल रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। उप्स में दोस्तों दोनों तरह की बात आती है, बैड इकोनॉमिक्स और बैड पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए पेंशन जो पेमेंट होती है स्टेट के लिए वो काफ़ी रहती है। अब ये आप कह सकते हैं हमें क्वार्टर पे देखने को मिलती है, हर एक जो उनका टैक्स रेवेन्यू रहता है उस पर। हिमाचल की बात करें तो ये लगभग 80% है उसके स्टेट का, पंजाब की बात करें तो ये 35% है, राजस्थान की बात करें तो 30% और छत्तीसगढ़ में 24% आता है। जो वेजेस हैं, जो सैलरीज हैं दोस्तों एम्प्लॉयज़ की, वो कहीं ना कहीं उनके बिल में ऐड कर दी जाती है। स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उनकी खुद की टैक्स रिसिट बनाते हैं। अगर स्मॉल नंबर में यहाँ पे जो पेंशनरीज हैं ये फंडिंग करते रहते हैं, तो आप कहते हैं ये लोग यूटिलाइज करेंगे चंक ऑफ टैक्स पेयर मनी, जो कि गुड पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा होगा। ये पैसा जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली हमें देखने को मिलेगा। जो करंट जनरेशन है ऑफ टैक्स पेयर, ये नहीं केवल आप कह सकते हैं पेंशन बिल पे लेके आएगी, पर कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकती है गवर्नमेंट सर्विसेज को बिफोर 2004, और ये कंट्रीब्यूट कर रही होगी 10% कंट्रीब्यूशन आप इतने स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, और यही बात हमें देखने को मिलती कब? जनवरी 2004 के अंदर। एनडीए कांग्रेस जो है दोस्तों ये लीड कर रही है गवर्नमेंट को राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के अंदर, और वो ये चाहती है कि वो दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आए। और जो पार्टी हैं प्रोमिस करे जिन्होंने रिवर्ट करने के लिए उप्स में, वो है आपकी गुजरात और हिमाचल में। तो इन्होंने भी यहाँ पे बोल दिया कि वो लोग भी आने वाले हैं इसमें। अगर ये जैसे आते हैं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म से गेन को ले रही होगी और ये सेव कर रही होगी दोस्तों। आप कहते हैं 10% का जो पुट ये मैचिंग करेगी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉय पेंशन फंड, उसको यहाँ पे उनको तरीके से नहीं मान रही होगी, मतलब उनके लिए नुकसानदायक रहने वाला है। तो ये रहेगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ में दिक्कत आ जाएगी, उनकी यहाँ पे जो 10% का स्टैक है जो कि उनके लिए लिया जाता था टुवर्ड्स द पेंशन फंड, वो दिक्कत में आ जाएगा। अगर रेमेडी की बात करें दोस्तों तो वो तो ठीक है, पर ये प्रॉब्लम में बहुत बड़ी बन जाएगी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसर्न रहेंगे अपने पेंशन को लेके कि वो उन्हें 50% से कम ही मिलने वाली है जब उनकी लास्ट सैलरी ड्रॉन रहने वाली है उस टाइम पे। अगर इसके काउंटर से बात करें तो ये बल्क में दोस्तों जो वर्कर फोर्स है उनके लिए, जो कि नो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्टोरल साइलेंस नहीं रहने वाला है एट द टाइम ऑफ देयर आप कहते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये प्रॉब्लम है, और क्योंकि इसमें काफ़ी सारा जो पैसा ये ओल्ड पेंशन पे दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता था, हमें इंक्रीमेंट भी नहीं होता था। एक तरीके से आप मान सकते हैं जो पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट अब देती, मतलब कि जो इनकी नई वाली पॉलिसी थी उसके हिसाब से, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था, वो ग्रो हो रहा था। मैंने आपको जो डेटा दिखाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 9% तक भी आप इतना इंक्रीज हो सकता है, 15% तक भी इंक्रीज हो सकता है। तो आप लोग मान सकते हैं कि आपने एक साल लगाया 100 रुपये, अगले साल आपको मिल रहा है 115 रुपये, फिर अगली बार जो आपको मिलेगा वो आपको 115 रुपये मिलने वाला है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं दैट कि आपकी कितनी कंपाउंड की तरीके से आपका पैसा जा रहा होगा। तो ये बेनिफिट था, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं दो यहाँ पे गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया है और दो अगली हैं जिन्होंने यहाँ सोच लिया है। तो एक तरीके से हमें देखना मिलेगा कि क्या होता है, क्या कंडीशन होती है। जो होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा बेसिकली कि क्या बातें चलती हुई आ रही हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।